गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो आज का अपना जो कंसेप्ट है वो उसमें अपन शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2। और अगर अपन देखें अपन ने लेक्चर नंबर 1 जो स्टार्ट किया था तो उसमें अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमें ये समझ में आया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक सोशल जगह मानी जा रही है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बिलीफ के लोग आते हैं, वर्क करते हैं, अपने टास्क को अचीव करते हैं कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के साथ। और उन्होंने इसमें हमने कुछ लोगों देखा तो वेबर का हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से हमने देखा कि एल्टन डब्ल्यू मायो जिन्होंने एक रिसर्च करी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लोग जो काम करते हैं, इनसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। तो इसकी स्टडी पे उन्होंने अपने 4 टेस्ट बताए थे जो कि 1924 से 1932 तक चल रहे थे। एलिमिनेशन, रिले असेंबली, इंटरव्यू और बैंक वायरिंग। ये अपन ने 4 टेस्ट इसमें पढ़े थे। आज अपन पढ़ रहे हैं जो लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक है दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, क्योंकि ये जो हर पर्सन का बिहेवियर जो है वो टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो यही हमें ये जो बिहेवियर का बदलना है यही ऑर्गेनाइजेशन पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसके अंदर एक अप्रोच आती है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स की हैं, कुछ चीज़ें आपकी सोशियोलॉजी से हैं, कुछ साइकोलॉजी से हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजी के हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर आती है, लॉज इसके अंदर आते हैं, हिस्ट्री इसके अंदर आती है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक कंसेप्ट वो नहीं है जो कि खुद उसने डेवलप किया है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के कुछ कंसेप्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अगर हम कुछ चीज़ें देखें जैसे कि हर पर्सन का क्या परसेप्शन हो सकता है, क्या उसके अंदर उसकी सोच हो सकती है, वो डिपेंड करती है उसकी एट्रीब्यूट्स पर। ऐसे ही जो इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होती है या उनका डेवलपमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ पे, या इन पे इन्फ्लुएंस कैसे आता है टूवर्ड्स वर्क। हर पर्सन का एटीट्यूड अलग अलग है काम के प्रति। ऐसे ही ग्रुप में सारे लोगों का एक एटीट्यूड हो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से इसमें हमने कहा कि ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ऐसे ही अगर हम देखें हर एक की इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग है, हर एक के कैरियर गोल्स अलग हैं। हर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को कंडीशन मोटिवेट करती है, किसी को फैसिलिटीज़ मोटिवेट करती है। ऐसे ही आपके जो मैनेजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे पर्सन्स को, इंडिविजुअल पर्सन्स को एज ए टीम बनाते हैं ये डिपेंड कर सिखाता है इसके अंदर हमें। हमें कैसे डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए ये हमें इसमें मालूम चलता है। ओबी में कैसे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और प्रोडक्शन करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इस इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम इसमें पढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका अप्लाइड साइंस। देखिए जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो क्या है, वो है ये कि हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज और प्रॉब्लम्स पे क्या करें, रिसर्च करें, उसका एनालाइज करें, उसको सोचें, ताकि हमें ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में कुछ समझ में आ सके। तभी इसको कहा जाता है इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। आज कोई फैक्टर्स ऐसे होंगे जो मेरे बिहेवियर को पॉजिटिव कर देंगे, कल हो सकता है ऐसे कुछ फैक्टर्स आ जाए जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर जो है नेगेटिव हो जाए। तो इसमें कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर आता है नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर अप्रोच। ये नॉर्मेटिव साइंस भी कही जाती है। नॉर्मेटिव साइंस को हम क्या कहते हैं कि हाउ द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्चेस कैन बी अप्लाइड। आपने कोई एक थ्योरी पे जब रिसर्च करी जो उसका रिजल्ट आया
उसको कैसे हम इफ़ेक्टिव रिजल्ट या आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इम्प्लीमेंट करें, ये है आपकी ओबी। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जिसको हमारे सोसाइटी मान रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। ऐसे ही अगर हम देखें, इट इज़ अ ह्यूमनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। हम जो बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एज ए ह्यूमन काम कर रहे हैं, हम उनको अपने वर्कर्स ना माने, एज ए ह्यूमन बीइंग उनको ट्रीट करें। तो हर पर्सन जब हम उसको ह्यूमन मानेंगे तो हमें उसकी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, उसकी सिचुएशन समझ में आएंगी, उसकी मोटिविटी समझ में आएगी कि वो किस बातों से मोटिवेट होता है, किस बातों से वो डिमोरलाइज्ड हो जाता है, कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए मना करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो कई सारी चीज़ें अगर हम उसको ह्यूमन मान के सोचें तो हमारे लिए एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बन सकती है। उसके बाद क्या आता है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओबी की जो फुल स्टडी की जा रही है वो इस तरह की जा रही है ताकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में उनको मदद मिले। और ओवरऑल क्या है, इट्स अ टोटल सिस्टम अप्रोच, क्योंकि हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इसके अंदर हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, हम इसमें ग्रुप भी पढ़ेंगे, हम इसमें पर्सनैलिटी भी पढ़ेंगे, हम इसमें परसेप्शन भी पढ़ेंगे, कल्चर फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल क्या है, इट्स अ टोटल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक डिसिप्लिन की स्टडी नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्कर्स की एफिशिएंसी को, उन सब चीज़ों को हम इस ओबी के अंदर स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको टोटल सिस्टम अप्रोच कहते हैं। फिर ये आता है कि नीड फॉर स्टडिंग, क्या कारण है क्यों हमें ओबी पढ़ना चाहिए। देखिए, हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर हम बात करें किसी चीज़ को, जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके रूल्स अलग हैं, पर जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस वक्त उसके रूल्स थोड़े से हमें ना चेंज करने पड़ते हैं। तो जो ये रूल्स हैं ये एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। आज हमने पढ़ा था कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे थे, हमने देखा था कि दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं और ये कभी भी अकर हो जाते हैं। तो ओबी के अंदर भी क्या है, जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, तो इन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से कई बार हमें रूल्स को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर में सडनली कुछ ना कुछ चेंज आता है। अब जैसे देखिए कि ओबी जो है बेसिकली तीन पर्पसेस को सर्व करता है, जैसे कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर क्यों होता है, दूसरा क्या उस बिहेवियर के पीछे उसके प्रीवियस कुछ रीजंस हो सकते हैं क्या, और जो ये रीजंस आपने फाइंड आउट किए प्रीवियस, क्या ये आपके एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट को क्या कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहे। देन आता है आपका कि हम ओबी की जब स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि ओबी जो है आपके हर एक इंडिविजुअल को और ज़्यादा डेवलप करती है। अगर हम उस पर्सन के बिहेवियर को समझ सकते हैं, उस पर्सन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वर्कर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो हम उनके लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो ये ज़रूरी है कि जो उनके यहाँ काम करने वाले पर्सोनल्स हैं, यानी वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक एफिशिएंट वे में काम करें। उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए टूवर्ड्स द वर्क। तो ओबी ओवरऑल ह्यूमंस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी कुछ मदद करता है। यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ओबी क्या करता है, एक रोड मैप, एक डायरेक्शन देता है, हाँ, कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलना चाहिए। हर एक पर्सन है ना इस दुनिया में ये कहे कि वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जीना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करना चाहती। तो सरवाइव कैसे करे, इसके लिए हमें ओबी जो है क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को एक गाइडलाइन या रोड मैप देती है। दूसरा, जो ओबी होती है उसके अंदर हम कई सारी रिसर्च करते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक रिजल्ट को आउटपुट करते हैं।
तो वो जो रिसर्च और उसका आउटपुट है वो ये बताएगी कि आने वाले समय में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना सरवाइव कर सकती है। ऐसे ही ये ओबी जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करती है, या यूँ कहें कि इन्फ्लुएंस करती है। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने वाले लोगों की आप इस पूरी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, ओबी के डिसिप्लिन को अगर आप समझ जाते हैं और परफेक्टली के साथ इसकी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि आप सारी एक्टिविटीज़ इन्हीं पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। ओबी इंडिविजुअल को भी अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। कैसे करती है? क्योंकि ये आपस के इंटर रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं एनालाइज करती है। वो ये बताती है कि आपका एटीट्यूड आपका क्या है, दूसरे पर्सन का कैसा है, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, आपका परसेप्शन क्या है, दूसरे का परसेप्शन क्या है। ऐसे ही लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम ओबी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। देन ओबी क्या है? इज़ यूजफुल फॉर मेंटेन द कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आपस के जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनको भी क्या करती है? एक स्मूथ फंक्शनिंग देती है। कैसे? यदि मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय अपना कोई काम करने में स्लो है, यानी कि टारगेट पे या ऑन टाइम वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आता है। तो उस पूरे इफ़ेक्ट का जो यूँ कहें रिजल्ट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा होगा। तो कई बार मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की क्या होती है के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वर्कर कह रहा है कुछ कंडीशन मेरे अगेंस्ट में जा रही है, नॉट इन माय फेवर, तो मैं प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहा। मैनेजमेंट को तो प्रोडक्शन हाई चाहिए क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, टाइम पे उनको प्रोडक्शन देना होता है, तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो ओबी क्या है? इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए भी मदद करता है। और ये एक वो डिसिप्लिन है जिसमें मैनेजर्स जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, क्योंकि मैनेजर जो है सुपरवाइज़र का काम कर रहा है। उसका काम है कि वो वर्कर्स की ओवरऑल बिहेवियर को स्टडी करे, वर्कर्स कहाँ पे इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं उसका पता लगाए, कैसे वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे टाइमली डिसीजन लेने चाहिए। तो वर्कर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अच्छी प्रोडक्टिविटी करें और बेटर रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकें। तो आई होप बच्चों कि आपको यह आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।